ठीक है। सो अब सेकंड चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब अगर ये चैप्टर समझना है तो सबसे पहले ये जो टर्म है क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। सो व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस? ठीक है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, देन इन्वेस्टिगेशन। यस, और जोर से बोलो थोड़ा सा, और इन्वेस्टिगेशन किसी चीज का टेस्ट करना। टेस्ट करना, मतलब जहां जहां आपको एनालिसिस वर्ड आएगा तब आप क्या समझोगे? व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस? कि सबसे पहले आपके पास एक कोई तो चीज़ है, एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ तो ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन कैसे आया? बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस। सो आपने बोला कि मेरा ये एक्स ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये एक्स ऑब्जर्वेशन है, या मुझे ये एक्स फैक्टर मिला है मेरे एक्सपेरिमेंट से, ओके। सो वो जो फैक्टर मुझे मिला है, एक्स फैक्टर जो मिला है, उसका कितना वी कैन से ऑथेंटिसिटी है, ये हम एनालिसिस से डिटरमाइन करते हैं। सो फॉर दैट मैटर वी हैव सीरीज ऑफ टेस्ट, ठीक है। अलग अलग टेस्ट होती है अलग अलग टाइप के एलिमेंट के लिए, अलग अलग फैक्टर के लिए। तो उस एक्स फैक्टर में आपका जो कुछ भी कंटेंट है वो कितना अप्रोप्रिएट है, वो कितना रिलायबल है, वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। इन सब का स्टडी किया जाता है एनालिसिस में। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच deals with such kind of tests and such kind of experimentation or examination is known as analytical chemistry, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या एक डिटरमाइन किया कि यहाँ पे एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? टू check the purity, okay, to check the content of a particular substance, okay, and to make the standards, okay, to put forth the standards, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ये तीन इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। कौन से? एक तो एग्जामाइन करो कि अब एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड लगेगा, आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर है फॉर एग्जांपल, तो उसका आंसर सही है कि नहीं, इसके लिए एक आंसर भी होती है, ठीक है। आपका एग्जामिनर हर बार कैलकुलेशन करता है क्या? नहीं ना, एक बार ही करता है और एक आंसर की बना के रखता है, और फिर वो ही कैन चेक रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ पेपर्स, ओके। वो क्या करता है, वो 100, 200, 1000 पेपर भी आए तो भी वो चेक कर सकता है अगर उसके पास एक क्या है, आंसर की है। तो ये आंसर की कैसे बनाते हैं? इट इज द स्टैंडर्ड। और वो कैसे बनाते हैं? एक बार ही कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो एक आंसर की बनाने के बाद क्वेश्चन पेपर चेक होते जाता है, और वो कंप्यूटर पे अपलोड कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर विल डिटरमाइन वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। अब कंप्यूटर को केमिस्ट्री समझती है क्या? नहीं समझती, पर फिर भी उसके पास एक प्रोग्राम है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, तो इस तरह से वो पेपर्स चेक कर सकता है। ऑल दिस टेक्निक्स आर इंक्लूडेड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जामिनेशन करना है तो कैसे करेंगे? देयर आर सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, उनका स्टडी करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो करना ही पड़ता है, ठीक है। सो क्या क्या किया जाता है? एग्जामिनेशन मतलब क्या? तो देयर आर सम स्टेप्स। फर्स्ट इज सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन। अब देखो आपका जो कुछ भी सैंपल है वो मिक्सचर में आता है, ठीक है, और अगर इसका एग्जामिनेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका जो कुछ भी कंटेंट है, उसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट करने पड़ेंगे, ओके। तो इसलिए there comes an important part which is known as separation. फिर जो आपने सेपरेट किया है उसका क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मेजर करना कि मेरे सैंपल में एक ए पार्ट जो है, ए कंटेंट है, वो 10 मोल्स में प्रेजेंट है, 20 मोल्स में प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ये डिटरमाइन करना, ये क्या होता है? क्वांटिफिकेशन, ठीक है। सो ये क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड देन एनालिसिस, ओके, कि इसका इंटरप्रिटेशन,
अब इंटरप्रिटेशन में ही आता है एनालिसिस। आइडेंटिफिकेशन, कि वो आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना पड़ेगा ना। मतलब आपने टेस्ट किए बहुत सारे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो मैंने फाइंड आउट किया है वो क्लोरीन है, वो ब्रोमीन है, वो आयोडीन है, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर आइडेंटिफिकेशन में आपको ये समझता है कि नहीं, मैंने जो एलिमेंट फाइंड आउट किया है वो अलग ही है, कोई तो उसका नेम ही नहीं है, मतलब वो कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, कुछ नहीं है, then you can say that in such a case you can say I have found a noble, or we can say novel element। तो वो आपका खुद का नोबेल एलिमेंट होगा। तो फिर नोबेल एलिमेंट है तो उसमें तो बहुत सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, बहुत सारी, क्योंकि आपको चेक करना पड़ता है कि ये पहले किसी ने फाइंड आउट किया है कि नहीं किया। आया समझ में इतना पार्ट? ओके, सो मिक्सचर्स में आते हैं तो बेसिकली ये जो हमारे जो कंपोनेंट्स है, वो कंपाउंड्स होते हैं, वो मिक्सचर्स में आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक एनालिटिकल टेक्निक उन पे जो अप्लाई की जाती है वो होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो ये बेसिक टेक्निक होती है जिनका इनमें स्टडी किया जाता है। आया समझ में ये इतना? ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ो, इसमें कोई सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, पूछो मुझे। सो 3 वर्ड्स याद रखो यहाँ पे, सेपरेशन, ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। सेपरेट करो, आइडेंटिफाई करो, और जो आइडेंटिफाई किया है उसे मेजर करो, क्वांटिफाई करो। These are the 3 main approaches of analytical chemistry. So थोड़ा सा इसका मीनिंग देखते हैं। देखो, क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्वालिटेटिव में हम सिर्फ ये फाइंड आउट करते हैं कि whether particular element is present or not. क्वालिटेटिव में क्वालिटी, okay, this is all about quality and this is all about quantity. So मतलब क्या, क्वालिटी में क्या होता है, आता है कि मेरे पास एक सैंपल है, मेरे पास एक कंपाउंड है, और उसमें मैंने कहा कि उसमें NH4+ कटायन है एंड Cl- एनायन है। सो ये मुझे कैसे पता चला? क्वालिटेटिव एनालिसिस से। अब मुझे ये पता चला क्या कि कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन एटम है, कितने NH4 है, ये मुझे नहीं पता, पर है। Okay, so this is the meaning of qualitative analysis. So detection of the elements, detection of elements, ये होता है क्वालिटेटिव। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको एक्चुअल पता चलता है कि पर्टिकुलर कटायन और अनायन कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में। सो दिस इज और फाइंड आउट द proportion of elements, ठीक है। and these 2 words, this and this, they constitute the analytical chemistry. Every technique in analytical chemistry is lying between these 2 types, qualitative and quantitative. आया समझ में? अब मुझे बताओ, टाइट्रेशन करते हो, किया है लैब में टाइट्रेशन अभी तक? स्कूल में था क्या टाइट्रेशन? एक ब्यूरेट होती है, हाँ, इसका वो इंडिकेटर डाल के करते हैं, सबको पता है ये टाइट्रेशन। सो ये टाइट्रेशन क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव। कैसे? आपको पता चलता है ना कि कितने वॉल्यूम के लिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ब्यूरेट में वॉल्यूम होता है ना वो, तो वो क्वांटिटेटिव टेक्निक है। और फिर हाँ, आपने वो स्कूल में तो ये रिएक्शन की होगी कि एसिड है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये है लेमन जूस है, लेमन जूस में आपने आपका ये कौन सा पेपर, लिटमस पेपर आपने डिप किया तो कौन सा कलर आता है? फॉर एग्जांपल आपने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा ना। सो ये कौन सी टेक्निक है? क्वालिटेटिव। सिर्फ पता चला एसिड है कि नहीं, ओके, कितना एसिड है, मतलब उसकी एसिडिटी कितनी है, ये पता चला क्या? नहीं। सो सच अ टेक्निक इज क्वालिटेटिव टेक्निक। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? ठीक है, पक्का समझ में आया? ओके,
So these are the qualitative and quantitative techniques, and these two types together constitute the branch of analytical chemistry. बड़ी इंट्रोडक्शन सब लोगों ने, ठीक है? इसमें कुछ डाउट है? थ्योरेटिकल है और बहुत अच्छा है ये, हाँ? मतलब एक्चुअली आप जब लैब में जाते हो ना, तो लैब में जाने के पहले ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि देयर आर सम बेसिक कांसेप्ट्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर एंटरिंग इन लैब। आया समझ में ये इतना? इसमें ऐसे बहुत सारा लिखने का पार्ट है नहीं, पर सिर्फ ना हर एक पैसेज के लिए एक छोटी छोटी नोट बना लो। मतलब वर्ड्स, एक वर्ड लिखोगे तो आपको 2-3 सेंटेंसेस याद आने चाहिए, ऐसे वर्ड लिखो। ओके? अब यहाँ पे जो ये इंटरप्रिटेशन वर्ड लिखा है ना, ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखो, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हो गया? सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस ब्रांच का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? क्यों स्टडी करें एनालिटिकल केमिस्ट्री? सो देखो, आपको डिटरमाइन करना है कि पर्टिकुलर एक फील्ड है आपके पास, एक जमीन है, ठीक है? उसकी फर्टिलिटी क्या है, कितनी फर्टिलिटी है उसकी, हाँ? तो अगर ये आपको डिटरमाइन करना है तो क्या करेंगे? सॉइल सैंपल का स्टडी करेंगे ना, हाँ? सॉइल सैंपल में कितने कंस्टिट्यूएंट्स है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब स्टडी करेंगे ना। सो अगर आपको एक रिपोर्ट देना है किसी को कि तुम्हारी जो लैंड है वो इतनी इतनी % में फर्टाइल है, तो उसके लिए आपको ये एनालिटिकल टेक्निक्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आपको किसी इंडस्ट्री को ताला लगवाना है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री को ताला लगवाना है तो कैसे लगाएंगे? उसका स्टडी करो, उसके पोल्यूशन पैरामीटर्स चेक करो, तो एयर में वो इंडस्ट्री कितना % में पोल्यूशन इमिट करती है, ये स्टडी करो। और अगर बियॉन्ड क्रिटिकल वैल्यू, स्टैंडर्ड्स डिटरमाइंड है उसके, सो बियॉन्ड क्रिटिकल वैल्यू अगर वो इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन कर रही है तो विदाउट नोटिस उसे ताला लगवा सकते हो आप लोग। ओके, सेम इज द केस विथ वाटर पोल्यूशन, कि वो इंडस्ट्री पोल्यूटेंट्स वाटर में रिलीज कर रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि अरे नहीं ये इंडस्ट्री कुछ तो एनवायरमेंटली ये नहीं है, सूटेबल नहीं, कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो उसका वेस्ट वाटर सैंपल लो इंडस्ट्री का, उसका एनालिसिस करो, और अगर वो सर्टन कंडीशंस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जा रहा है तो लगवा दो ताला। सातपुर में एक चक्कर लगा के आओ आप लोग, वहाँ पे इंडस्ट्रीज है ऐसे जो बंद पड़ी है, क्यों बंद पड़ी है? इसी कारण बंद पड़ी है। हाँ, फिर भी एक उसमें फैक्टर है कि जो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सातपुर में जो सारी इंडस्ट्रीज है वो पोल्यूशन पैरामीटर्स फॉलो करती है, ऐसा नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज का ध्यान में आता है, कुछ इंडस्ट्रीज का ध्यान में नहीं आता है, इतना ही फैक्टर है। पर ये कुछ भी इंडस्ट्री अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑल द पैरामीटर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है? कि कितना एक सर्टन लिमिट के बाहर आप एनवायरनमेंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं कर सकते। और फिर ये डिटरमाइन कौन करता है? ये डिटरमाइन कौन करता है? तो ये डिटरमाइन करते हैं ये एनालिस्ट, ओके, जिनको इसका सब कुछ पता होता है, और फिर वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि अरे इसका इस कंपनी का वेस्ट वाटर सैंपल जो है उसका बीओडी जो है वो इतना इतना हाई है, ऐसे वो क्या करते हैं रिपोर्ट लिखवाते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि हर एक मैटर का एनालिसिस करना, उसमें क्या प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं, और उसका इंटरप्रिटेशन, ओके, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। सो केमिस्ट्री के जो चार इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, कौन से? ऑर्गेनिक,
एंड दिस वन एनालिटिकल, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट जो होता है ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब इंडस्ट्रीज के ऊपर इनका होल्ड रहता है, ठीक है। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली पैरामीटर्स डिटरमाइन करके देते हैं, ठीक है। सो और एक बात, डायरेक्टली प्रोडक्ट को नहीं एनालिसिस करते उसका। देखो मतलब ये एक रोल नहीं होता एनालिटिकल केमिस्ट का। अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर उसका चल रहा है, ओके, तो उसमें एक कुछ तो रॉ मटेरियल आएगा, ओके, रॉ मटेरियल आएगा, तो इस रॉ मटेरियल की क्वालिटी, ओके, इस रॉ मटेरियल की क्वालिटी डिटरमाइन करेगी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे होगा, राइट। मतलब ये एकदम अच्छे क्वालिटी का है रॉ मटेरियल, तो आप वहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का आएगा। सो रॉ मटेरियल जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर केन है, ओके, तो शुगर केन प्लांट और जो कुछ भी शुगर केन है उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मेरे शुगर क्या क्वालिटी की आएगी। सो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे भी इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल आता है कि एनालिटिकल केमिस्ट आपको एनालिसिस करके देता है कि आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी इतनी 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 है, और फिर उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरी शुगर जो है वो इस क्वालिटी की आएगी, ओके। सो दिस इज द अनदर रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट कि हर एक स्टेप पे, मतलब आपको ऐसे नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आपके पास अभी एक रॉ मटेरियल है और नेक्स्ट स्टेप में एक किसी मशीन ने उसको डाल दिया और प्रोडक्ट बाहर आया, ऐसा नहीं होता। देयर आर मल्टी स्टेप प्रोसेसेस एंड टू एवरी स्टेप, फॉर ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू determine the quality of that particular outcome or means outcoming object, okay। इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, क्वालिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और each and every step you should need the or you need the chemical analyst, है समझ में, वो डिटरमाइन करेगा। और अगर आपको एक थियोरेटिकल वैल्यू होती है आपके पास, आपने कैलकुलेट की होगी, तो उस थ्योरेटिकल वैल्यू से अगर आपकी एक्सपेरिमेंटेटिव वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है, तो आपको वही उसी स्टेप में समझ में आता है कि मेरे प्रोसेसेस में कुछ तो गलत हुआ है, ओके, मेरे प्रोसेस में कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो डिफर कर रही है, और फिर आप चेक कर सकते हो कि कौन से स्टेप पे ये गलत हुआ। आया समझ में? आपको समझ में आ रहा है एनालिटिकल केमिस्ट का क्या कितना बड़ा रोल है, कि वो फाइनल प्रोडक्ट आने का इंतजार नहीं करता, तब नहीं बोलता है, वो बीच में ही बोल देता है कि अरे नहीं, ये वैल्यू जो है ना ये डिफर हो रही है, सो देयर इज सम मिस्टेक इन आवर प्रोसेस। सो कितना बड़ा नुकसान बचता है कंपनी का। नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट आने के बाद अगर वो बोलेगा कि अरे नहीं ये गड़बड़ हुई है, तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल का, प्रोसेसेस का, सबका जो खर्चा है वो गया फिर पानी, ठीक है। सो ये एनालिटिकल केमिस्ट का रोल होता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पढ़ो, इंट्रोडक्शन नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ो इतना। सो एग्रीकल्चर में इसका रोल है, देन मेडिसिन में इसका रोल है, ओके। इंटरमीडिएट, यही तो बीच में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो, मतलब रॉ मटेरियल से आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, पर बीच बीच में जो कुछ भी सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनसे नेक्स्ट स्टेप कैरी फॉरवर्ड होती है, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। सो फाइनल प्रोडक्ट जो है सिर्फ उसका एनालिसिस नहीं किया जाता, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स है, इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका भी एनालिसिस किया जाता है ताकि समझ में आए कि हमारी प्रोसेस जो है वो करेक्ट वे से चल रही है कि नहीं चल रही है, ओके। आया इतना समझ में सबको? गुड। ये पढ़ा फिर इतना इजी लग रहा है ना, ये चैप्टर इजी है, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे एक हम
बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वो है एनालिसिस। ठीक है, वो वर्ड है एनालिसिस। अब ये एनालिसिस कैसे किया जाता है? अब आपके पास कंपनी में, इंडस्ट्री में टन्स ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। इतना छोटा सा थोड़ी प्रोडक्ट जनरेट होता है ना, किलोग्राम्स, टन्स, इतने बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट जनरेट किया जाता है। सुलावाइन या सोमा वाइन में गए हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी वाइन का एनालिसिस होता है। तो वो क्या पूरा का पूरा टैंक भर के वाइन का स्टडी करते क्या करते हो? छोटा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, सैंपल निकाल लेते हैं। सो फॉर एनालिसिस क्या रिक्वायर होता है? सैंपल रिक्वायर होता है। पर इस सैंपल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। इस सैंपल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेरा एक कंटेनर है और उस कंटेनर का मुझे एनालिसिस करना है, तो मुझे उसी कंटेनर की वाइन लेनी पड़ेगी। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक वाइन प्रिपेयर्ड है, उसके सारे के सारे कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशंस मुझे पता है, तो इसलिए मैंने उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाया, तो चलेगा क्या? नहीं, उसी का लेना पड़ता है। और वो भी कैसा कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एंटायर प्रोडक्ट। आया समझ में? सैंपल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल प्रोडक्ट और होल वी कैन से कंपाउंड। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द सैंपल इज कि जो प्रॉपर्टीज आपके प्रोडक्ट के हैं, जो कुछ भी आपके प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है, वैसे के वैसे ही प्रॉपर्टीज सैंपल के होनी चाहिए। देन यू कैन से कि इफ फॉर 10 ml of sample, for 10 ml of sample, this is the calculation. Okay, 10 ml सैंपल में मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक 50 मोल्स ऑफ समथिंग मिल रहे हैं, 50 मोल्स ऑफ समथिंग मुझे एक्स एलिमेंट मिल रहा है। ओके, देन with considering this kind of proportion, I can say for 1000 ml। अब ये 1000 ml भी इतना छोटा है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, इसको तो मुझे बोलना चाहिए कि हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स में प्रोडक्ट जनरेट होता है। ओके, सो फॉर 1000 लीटर मैंने बोला, तो मेरे पास इसी प्रोपोर्शन में वैल्यू होगी किसकी? एक्स की। सो 10 के लिए अगर 50 है, ओके, तो 1000 के लिए इतने इतने होंगे। ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। बट व्हेन इट इज पॉसिबल, when my sample is representative of my whole compound and my sample is containing the all properties which the whole product is having। समझ में आए ये दो प्रॉपर्टीज सैंपल के? तो सैंपल का इस तरह से स्टडी किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका एकदम छोटा सा सैंपल होता है, एकदम छोटा सा, माइक्रोग्राम्स में या ग्राम्स में सैंपल मिलता है आपको कभी कभी। अब प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं आप, द एक्सपेरिमेंट लाइक प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। सो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में आप काम तो बहुत करते हो, मतलब आपको हार्डवर्क बहुत है, पर इससे जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो एकदम कम होगा। मतलब ग्राम्स में प्रोडक्ट मिलता है आपको, मतलब फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स आपको प्रोडक्ट मिला, तो उसमें आपने अब 1 ग्राम इसके लिए लिया, इसके लिए हमारे एनालिसिस के लिए, तो चलेगा क्या? 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है? बहुत होती है। या फॉर एग्जांपल आप नोबेल मेडल्स पे स्टडी कर रहे हो, तो उसमें भी ऐसे कम प्रोडक्ट कम अमाउंट में जनरेट होता है, तो उसमें से आपने 1-2 ग्राम्स इसके लिए लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको एकदम छोटे से अमाउंट में आपको सैंपल मिलता है, तो ऐसा इतना सैंपल मिलेगा फॉर एग्जांपल, इतना सैंपल, इससे भी कम मिलता है, माइक्रोग्राम्स में भी सैंपल मिलता है। तो सच काइंड ऑफ एनालिसिस इज नोन एज सेमी माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, सच काइंड ऑफ एनालिसिस इज नोन एज सेमी माइक्रो एनालिसिस। आया समझ में? किसे करेंगे सेमी माइक्रो एनालिसिस? एकदम छोटा सा सैंपल मिलता है, ज्यादा उसमें आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो बहुत होशियारी करके आपको स्टडी करना पड़ता है।
जो कुछ भी सारी की सारी टेस्ट करनी है आपको, वो इतनी होशियारी करके करनी पड़ती है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन जो होता है सैंपल का, वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग। अब क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन है फॉर एग्जांपल, तो क्वालिटेटिव से करना है तो आप उसके प्रॉपर्टीज चेक करोगे, जैसे कलर, हाँ, सोल्यूबिलिटी है, देन अपीयरेंस, क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्टडी करके आप ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि माय कंपाउंड इज दिस, ठीक है। सो कलर है, शेप है, मतलब जो कुछ भी इसके क्रिस्टल्स है उसका शेप होता है, देन ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी रिएक्टिविटी, हाँ, दूसरे के साथ वो रिएक्ट कैसे करता है। सो दीज आर द पैरामीटर्स बाय विच यू कैन चेक वेदर माय कंपाउंड इज दिस और नॉट। आया समझ में? चलो एनालिसिस का ये पढ़ो, और क्वांटिटेटिव का भी बोल देती हूँ। क्वांटिटेटिव का एनालिसिस करना है, अगर क्वांटिटेटिवली करना है तो देयर आर अदर पैरामीटर्स। सो वहाँ पे वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना पड़ता है, ग्रेविटोमेट्रिक एनालिसिस करना पड़ता है। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या, उसका सर्टन इस कंडीशंस में वॉल्यूम कितना आता है, कितना वॉल्यूम को रिप्लेस करता है। सो सच काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। अब इसमें ना 3 टाइप्स आते हैं, हाँ, ये बोल देती हूँ एक। देखो इसमें टाइप्स क्या क्या कैसे आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिसिस में। तो 3 टाइप का एनालिसिस होता है। वन इज क्लासिकल, इसमें आते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, इससे क्लासिकल मेथड क्या है, ये क्योंकि जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, कुछ टेक्निक्स नहीं थे, कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तब से ये शुरू है, ठीक है। तब से डिटर्मिनेशन इस तरह से शुरू है। सो क्लासिकल मेथड में ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आते हैं। देन सेकंड इज वेट लैब टेक्निक्स, ठीक है। सेकंड वन इज वेट लैब टेक्निक्स, मतलब एक्चुअली लैबोरेटरी में जाके आपको काम करना पड़ता है उस सैंपल के ऊपर। सो दीज आर वेट लैब टेक्निक्स। एंड थर्ड, दिस इज द मॉडर्न अप्रोच वेयर देयर इज नो नीड टू गो इन लैब में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपका सैंपल लो, मशीन में डाल दो, आपका एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर दी मॉडर्न टेक्निक्स। With modern machinery you can determine whether this particular element is present in your sample or not, ठीक है। So these are the modern instrumental methods, so ये 3 स्टेप है। अब आप देख सकते हो कि ये जो 3 स्टेप है ना, उनका भी एक ऐसा इवोल्यूशन है, पहले ये थी, फिर यहाँ तक आया और फिर ये। पर यहाँ तक आने के लिए मशीन कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको ये समझना नेसेसरी है, ठीक है। अभी ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है या अलग अलग टेस्ट होते हैं आपकी, वो इंसुलिन की टेस्ट होती है या हीमोग्लोबिन की टेस्ट होती है, उनके लिए मशीन से अवेलेबल है, पर उनका प्रिंसिपल समझना है तो वो टेस्ट मैन्युअली करनी पड़ती है पहले। फिर बाद में जाके लैब में जब काम को लगोगे आप लोग, मतलब पैथोलॉजी लैब में आप एज अ टेक्नीशियन लगे, तो फिर मशीन में डाल दो, पर उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो फिर आपको ये समझना चाहिए ना, कह रहे हैं कि रेंज कुछ डिफर कर रही है, तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल समझना नेसेसरी होता है। आया समझ में? ठीक, देखो फिर ये थोड़ा सा देखो, पढ़ो इसके बारे में थोड़ा सा। सेमी माइक्रो एनालिसिस, ये वर्ड ध्यान में रखो। और यहाँ पे सेपरेशन के लिए भी
जो क्लासिकल टेक्निक्स होती है ना वो फॉलो की जाती है। क्लासिकल टेक्निक्स में जैसे सेपरेशन है, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये जो सेपरेशन की एकदम क्लासिकल एंड पुरानी टेक्निक्स है ना वो यहाँ पे फॉलो की जाती है। कहाँ पे? क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मतलब जो कुछ भी ओरिजिनल है ना वो, ये बाद में डिराइव हुआ है। वेट लैब टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक उससे डिराइव हुआ है, ठीक है। जब लैब में जाओगे तो ये सारा देखना, सारा कैसे किया जाता है। और लैब में जाते ही आपको एक काम करना पड़ता है। जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब कर रहे हो ना तो आपके हाथ में सैंपल लिया जाता है। क्या दिया जाता है? सैंपल। और सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? इस सैंपल को वाटर में डिसॉल्व करो, बोलते हैं ना। आप गए नहीं ना अभी? हाँ, बोलेंगे फिर वो कि सैंपल देते ही बोलेंगे डिसॉल्व दिस पर्टिकुलर सैंपल इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो 3-4 ml वाटर में वो आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा एंड देन चेक दी सोल्युबिलिटी। सो दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन वेयर केमिकल एनालिसिस में और 2 टेक्निक्स आपको मिलेंगे केमिकल एनालिसिस में। सो आउट ऑफ विच इज ड्राई मेथड जिसमें आपको डिसॉल्व करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली स्टडीज शुरू होता है, ठीक है। डायरेक्टली स्टडी शुरू होता है, आपको डिसॉल्व करना नहीं पड़ता। सो हियर नो डिसोल्यूशन, बट इन वेट मेथड आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो कुछ भी सैंपल है, जो कुछ भी आपके पास सैंपल है उसकी थोड़ी सी अमाउंट आपको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करनी पड़ती है एंड देन विद दिस सॉल्यूशन, दिस विल बी द सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन। इसे आप कहेंगे फिर सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन। और इस सैंपल सॉल्यूशन के ऊपर आप फर्दर टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ऐसा होता है क्या? नहीं, डायरेक्टली सैंपल लेके शुरू करते। ओके, सो आप अगर जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे ना तो आप देखना कि कौन से मेथड्स के लिए आपको ये सॉल्यूशन लगता है और कौन से मेथड के लिए आप डायरेक्टली सैंपल यूज कर सकते हो। चारकोल कैविटी टेस्ट होती है। किन लोगों के प्रैक्टिकल्स हुए क्या अभी तक? केमिस्ट्री का हुआ चारकोल कैविटी टेस्ट की? नहीं, टाइट्रेशन किया, ऑक्सैलिक एसिड बना के फिर उसका टाइट्रेशन किया। अच्छा, तो फिर ये टेक्निक नहीं हुई आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। होगी, ये होता है, ये मेजर पार्ट है प्रैक्टिकल। तो चारकोल कैविटी टेस्ट में आपको सॉल्यूशन नहीं लगता, आपको डायरेक्टली क्या लगता है? आपको डायरेक्टली उसका जो सैंपल है ना वो कैविटी में भरना पड़ता है और फिर हीट करते हैं उसे, ठीक है। सो उसमें ये नहीं लगता, क्या नहीं लगता? सॉल्यूशन नहीं लगता। और एक टेक्निक है वहाँ पे कि उसमें आपको क्या लगता है? एक बॉइलिंग पॉइंट जब आप निकालते हो, बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ता है, तो उसमें भी डायरेक्टली सैंपल लेके कैपिलरी में भर के हीट किया जाता है, ओके, उस पैराफिन ऑयल के साथ। तो उसमें भी सॉल्यूशन नहीं लगता। पर रिएक्शन जो होती है ना कि एसिड डालो, हाँ, रिएजेंट डालो, फिर उसका कलर देखो, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन रिक्वायर सॉल्यूशन। ओके, आया समझ में? सो दीज आर दी 2 बेसिक टेक्निक्स ऑफ द केमिकल एनालिसिस। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसको फिर भी 2 टेक्निक्स में फिर और डिवाइड किया जाता है। सो देयर आर प्रिलिमिनरी टेक्निक्स, प्राइमरी टेक्निक्स, ओके, देन एक्चुअल एनालिसिस एंड देन कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी मतलब क्या? उसका कलर देखो, नेचर देखो, ठीक है, उसका सोल्युबिलिटी देखो, अपीयरेंस देखो, ओके, दीज आर ऑल प्राइमरी टेस्ट। सिर्फ देख के पता चलता है। प्राइमरी टेस्ट, यूरिन एनालिसिस करना है तो उसमें भी प्राइमरी टेस्ट होते हैं। कैसे? यूरिन का कलर देखो, अपीयरेंस देखो, ठीक है, फिर उसका ओडर देखो, हाँ, these are the preliminary test. Then there are some actual test which you should be performing. तो उसमें क्या क्या होता है? actual test, reaction देखो उसकी, इसके साथ, उसके साथ, उसका उसमें क्या एलिमेंट्स है वो देखो, ठीक है, these are the actual reactions. And lastly there are confirmatory test. जो कुछ भी आपने किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं वो चेक करना, these are the confirmatory test.
आणि इस तरह से ऑल दिस टेस्ट केमिकल एनालिटिकल टेस्ट आर क्लासिफाइड इन 3 सच स्टेप्स. कौन से प्रिलिमिनरी, एक्चुअल टेस्ट मतलब एनालिसिस एंड देन कंफर्मेशन. ये ध्यान में रखना. और आपका ये जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, ये इन तीनों टेस्ट में आता है पूरा का पूरा. सो देयर आर सम लैबोरेटरी अपैरेटस. लैबोरेटरी अपैरेटस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. ब्यूरेट पता है सबको? Yes. पिपेट पता है? Yes. देन क्रूसिबल्स पता है? क्रूसिबल मतलब आपके चाइना कले होती है ना, चाइना डिश. हाँ चाइना डिश, वैसे उसका बाउल होता है, उसे कहते हैं क्रूसिबल. देन टेस्ट ट्यूब होल्डर, Yes. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें टाइट्रेशन करते हैं ना वैसा, हाँ. उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, साइड ऑफ फ्लास्क पता है? मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है पर उसे एक ऐसी अटैच टेस्ट ट्यूब होती है तो उसे साइड ऑफ फ्लास्क कहते हैं. फिर और क्या होता है? पेयर ऑफ टंग्स पता है? ऐसे पकड़ते हैं ऐसे. हाँ. मुझे पता, देखो लैब में जाके सब कुछ होता है लैब में. देन वायर बर्ड्स, ट्राइपॉड, लैब वाला ये अपना तो वो ठीक है. और फिर क्या होता है? फनेल पता है? फनेल भी पता है. और मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर, वाटर बाथ. वाटर बाथ भी पता है ना? अब वाटर बाथ 2-3 टाइप के होते हैं. कुछ भी नहीं ना मिला वाटर बाथ के लिए तो डायरेक्टली एक आपका ये लो, वेसल लो, हाँ उसमें पानी भरो और डायरेक्टली हीट करो, वो भी वाटर बाथ करके काम करता है. नहीं तो ऐसे अच्छे वाटर बाथ भी होते हैं कुछ लैब्स में तो जिसका टेम्परेचर आप यहाँ से मतलब प्रोग्राम से सेट कर सकते हो. ठीक है, ऐसे भी वाटर बाथ होते हैं पर अगर वो नहीं मिला तो डायरेक्टली अपना पानी का बाउल इससे भी काम चल रहा है. ठीक है. सेंट्रीफ्यूज पता है? सेंट्रीफ्यूज नहीं पता. ब्लो पाइप, चारकोल कैविटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं. ब्लो पाइप ऐसे ब्लो करना पड़ता है, मतलब डायरेक्टली वो गैस पे धरा जाता है, ऐसा पकड़ा जाता है और फिर वहाँ यहाँ से फूंकते हैं और वो फ्लेम जाके चारकोल में अटैच होती है तो वो ब्लो पाइप होता है. और फिर क्या होता है? कैपिलरीज पता है आपको? कैपिलरी मतलब एक ऐसी छोटी सी ग्लास की एक ऐसी ये होती है. बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए वो कैपिलरी यूज करते हैं. ठीक है, होगा ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है. कौन सा? ये वाला. इसमें आपको नॉलेज बहुत बढ़ता है. ठीक है, सो इस प्रैक्टिकल का वेट करो और जब आए ना, जब लगे ये प्रैक्टिकल तो बहुत मन से करना है प्रैक्टिकल, क्योंकि ये अच्छा करोगे तो ये लेसन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको. सो कब से बोल रहे हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, पर एक्चुअली उसमें टेस्ट कौन से होते हैं? सो उसमें क्या क्या चेक किया जाता है? रिएक्टिविटी चेक की जाती है किसकी? आपके कंपाउंड की रिएक्टिविटी चेक करते हैं. फिर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द मेजर पॉइंट. डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि कौन से फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है. ठीक है, वो प्रेजेंट होता है. और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन किए जाते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट अगर सॉलिड है तो, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो. ठीक है, सो ये फिजिकल जो पैरामीटर्स है वो चेक किए जाते हैं. सो ऑल दीज आर दी टेक्निक्स विच वी कैन डिटरमाइन इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, एंड फिर इसे एक नाम दिया है. क्या नाम है? एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आप क्या फाइंड आउट करते हो कि आपके कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, मतलब हेलोजन्स है या अमाइंस है या क्या है, कौन सा अल्कोहल है, तो ये सारे एलिमेंट्स आप क्या करते हो? डिटरमाइन करते हो एक्चुअली कि आपके कंपाउंड्स में वो प्रेजेंट है कि नहीं. सो एलिमेंट्री डिटेक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, सो उसमें आप ये भी डिटरमाइन करते हो कि कैटायन प्रेजेंट है या अनायन प्रेजेंट है. ओके, सो एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स आप फाइंड आउट करते हो. सो आपको रिपोर्ट जो देना पड़ता है ना लास्टली, तो इसमें देना पड़ता है कि माय कंपाउंड इज कंटेनिंग दिस एसिडिक रेडिकल एंड दिस इज एनायनिक रेडिकल. ठीक है, ऐसा आपको बाद में लास्ट में रिपोर्ट देना पड़ता है अलॉन्ग विथ कंफर्मेटरी टेस्ट कि मैंने कंफर्मेशन किया इसका, यही प्रेजेंट है. ठीक है, सो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का लिया हमने इतना सारा.
सो ये सारा जो था ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस का। अब यही क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग कि इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी देयर आर सम वी कैन से पैरामीटर्स। ओके, देयर आर सम पैरामीटर्स लाइक आपको कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन कैसे करोगे मेजर, परसेंटेज में कर सकते हो कि इतना इतना परसेंट है प्रेजेंट है। सो हो गया क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट, सो परसेंटेज में कर सकते हो, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो कि इसे कहेंगे परसेंट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, परसेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूट है वो इतने इतने प्रेजेंट में इतने इतने परसेंट में प्रेजेंट है आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ द परसेंटेज। मतलब आप ऐसे कंसिडर करते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो 100% है एंड इस कंपाउंड में एक्स काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट है वो 20% प्रेजेंट है। आया समझ में। और अदर जो 80 बचे तो 80 में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी आपको पता होता है। सो दिस मतलब दिस जो होता है दिस इज परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। आया समझ में। सो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना, ओके, एंड परसेंटेज फाइंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अभी दोनों का होता है ना, ऑर्गेनिक का भी होता है इनऑर्गेनिक का भी होता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का जो है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास। कौन से देखो कि देखो क्या क्या किया जाता है। वन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो कैसे डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन पैटर्न क्या है उसका स्टडी किया जाता है। एंड बाद में इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे है। सो ये जो ये है ना डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या कि आपकी जो रिएक्शन है, कौन सी भी तो रिएक्शन है, ओके, उसमें आपके पास एक सैंपल है, ओके, आपने रिएक्शन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया उसे और उसका डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब क्या, वो रिएक्ट हुआ किसी के साथ, राइट, वो किसी के साथ तो रिएक्ट हुआ। सो सच काइंड ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है। देन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये यूज किया जाता है, ठीक है। सो वो डिकम्पोज हुआ, सो बीओडी इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बीओडी जो है वो इसमें डिकम्पोजिशन पैटर्न स्टडी किया जाता है। एंड सेकंड इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रोग्रेशन में भी आता है, मतलब आपने किया है ना टाइट्रेशन, सो डायरेक्टली थोड़ी वो कलरलेस हो जाता है, स्टेप्स होते हैं ना उसमें। सो प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी द पैरामीटर टू स्टडी द पैटर्न्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल और इन बिटवीन द कंपाउंड, कि कैसा प्रोग्रेस हो रहा है रिएक्शन करेक्ट का। सो ये भी एक पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। सो प्रोग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फास्ट हो रहा है नहीं क्योंकि सारी थियरी है इसमें, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ले रहे हैं इसमें। सो प्रोग्रेशन में टाइट्रेशन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव में मेजर किया जाता है, तो क्या मेजर किया जाता है, मास मेजर किया जा सकता है, ठीक है, मास, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मास में आया ही वो, ठीक है। सो ये फैक्टर्स एक्चुअली मेजर किए जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड दिस काइंड ऑफ सिंबल प्लस माइनस डबल प्लस, हाँ, सो दीज आर दी क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ऐसा समझो आप। बस यहाँ से इंटरेस्टिंग है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर। कैंसिल है नहीं ये कैंसिल है, किस कहा था 2.3 पूरा है, 2.3.5 था। अरे क्या इतना इम्पोर्टेंट कैंसिल कर दिया इन लोगों ने, 3.5 तक क्या, हाँ 2.3.5 मतलब कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। नहीं, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी है।
कहाँ है? 15। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है क्या? हाँ क्योंकि वो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चेक करो एक बार। हाँ करो। Rules for deciding significant figures वो cancel है. Calculations with significant figures वो भी cancel है. एंड सिग्निफिकेंट फिगर भी कैंसिल होगा, वो नहीं है। ठीक है, हाँ बड़ा है ना, ये फिजिक्स पे बहुत डिपेंड है ये चैप्टर। और फिर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है ना, हाँ वो नहीं कैंसिल किया है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस वो भी नहीं cancel किया है। वो किया है। हाँ इंट्रोडक्शन किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस किया है, फिर साइंटिफिक नोटेशन, वो भी किया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना किया और बस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसकी कंसेप्ट बता देती हूँ, जैसे पिछले लेसन में बोली थी वैसे। ठीक है, वैसे सिर्फ उसकी क्या बोल देती हूँ मैं आपको, जो कंसेप्ट है वो बोल देती हूँ। ठीक है, इजी है, वो अच्छा है। क्यों कैंसिल किया समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो एरर क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। देखो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, आप जब ऑब्जर्वेशन निकालते हो तो आप एक कुछ तो वैल्यू लिखते हो कि मेरे ये सैंपल का टेम्परेचर जो है वो इतना डिग्री है, इतना केल्विन है। ठीक है, करंट मेजर कर रहे हो तो उस करंट का नंबर लिखोगे आप। ओके, टाइट्रेशन कर रहे हो तो आप ब्यूरेट रीडिंग लिखोगे वहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 4 जितना भी है उतना। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, देखो कि जो आपको न्यूमेरिकल डाटा मिलता है वो आप मैथमेटिकली ट्रीट करते हो, उस पर कैलकुलेशन करते हो और जो कुछ भी आंसर आता है उसे इंटरप्रेट करते हो। राइट, उसे आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट। नंबर्स जो है उससे आपको कंक्लूजन पता चलना चाहिए कि मेरे एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा है। ओके, सो ये सारा जो होता है इसे कहते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है उस पर कैलकुलेशन करना, दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका मीन वैल्यू जो हमने कल देखा था, देखो एक हमने देखा है कि डेविएशन स्टडी कर रहे थे हम। सो मेरा जो मीन वैल्यू है वो आता है फॉर एग्जांपल 10.4। ओके, 10.4। अब इसमें ये जो 10.4 है, इसमें ये जो 0.4 फिगर है ना, ये वेरी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। हमेशा 10.4 मिलेगा क्या? 10.2 मिलेगा, 10.3 मिलेगा, 10 क्या और कुछ मिल सकता है। ओके, सो इसे आप कैसे लिखेंगे फिर, 10 प्लस माइनस 0.4। समझा कैसे लिखा इसे? मतलब ये 10.4 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, रेंज में आ सकता है। ठीक है, दिस इज द एरर। ओके, अगर इक्वल टू हो तो क्या अच्छी बात है, एरर नहीं है। 10.4 ही आया तो इसका मतलब एरर नहीं है। ओके, आगे पीछे गया तो एरर है। हाँ उस टाइम भी ब्यूरेट की 3 वैल्यूज आई थी, फिर उसके बाद में मीन वैल्यू निकाली। हाँ, इसलिए मीन वैल्यू लेकिन निकाली। एक ही रेंज में आता है, मतलब 10 to 11 में ही आएगा। इसलिए टाइट्रेशन करने के पहले एक रीडिंग लिया जाता है, उसे कहते हैं पायलट रीडिंग। हाँ ठीक है, वो लेते हैं तो उसमें रेंज निकालते हैं और बाद में 3 पॉइंट्स निकालते हैं। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पायलट रीडिंग कि आपको पता चलता है कि रेंज क्या है। पायलट रीडिंग से समझता है कि रेंज इतनी इतनी आ सकती है इसमें, और फिर आप आपके एक्चुअल रीडिंग्स लेते हो एंड देन कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग जिसे CBR कहते हैं, सो वो आप निकालते हो उससे। ठीक है, सो दिस इज द एरर। 0.4 जो होता है ये सच इज एरर। ठीक है, सो हर एक एक्सपेरिमेंट में एरर होता है, हर एक एक्सपेरिमेंट में। सो आपकी जो एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ओके, एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है एंड एक एरर होता है, एक एरर होता है। ठीक है, सो एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यू भी बाद में है, एक कुछ तो थ्योरेटिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो कि थियोरी से आपको ये पता चलता है कि मेरे
एक्सपेरिमेंट के रीडिंग्स ऐसे ऐसे कुछ तो आएंगी, हाँ, एरर कुछ अलग ही होता है और ऑब्जर्व रीडिंग कुछ अलग ही होता है। सो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जब आप थियोरेटिकल रीडिंग से जब जो एरर है वो माइनस करते हो तो आपको ऑब्जर्व रीडिंग मिलती है। थियोरेटिकल रीडिंग से जब एरर माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगी? ऑब्जर्व रीडिंग मिलेगी। उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि ऑब्जर्व रीडिंग जो है उसमें जब आप एरर मैच कर रहे हो तो आपको थियोरेटिकल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो इस तरह से थियोरेटिकल वैल्यू अलग होती है, ऑब्जर्व वैल्यू कुछ अलग ही होती है, एंड एरर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल एरर जो होता है वो कुछ अलग ही होता है और थोड़ा सा होता ही है, ओके। एंड सच एंड देयर आर टेक्निक्स विच डिटरमाइन कि एरर कैसे मिनिमाइज करना है। समझ में, एरर को कैसे मिनिमाइज करना है उसके लिए टेक्निक होती है, या आप फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि टेक्निक्स टू मिनिमाइज द एरर, हाँ, वो होती है, वो बाद में कभी बताऊंगी आपको कि कौन से टेक्निक्स फॉलो करते हैं उसके लिए, ठीक है। सो ये क्यों केयर कर रहे हो? क्योंकि जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन आया आपके एक्सपेरिमेंट में उसको रिपोर्ट कैसे करना है वो भी तो पता होना चाहिए। ऐसे सीधा ब्यूरो रीडिंग लेके जाओगे क्या कि मेरे 10.3 इज द आंसर? अरे हाँ, पर उससे क्या पता चला? 10.3 से क्या पता चला? ये पता होना चाहिए ना। 10.3 ये फिगर क्या कहती है आपको? सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन एंड यू शुड नो हाउ टू रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन। उसके लिए ये सब करते हो, है समझ में? सो इसमें हमें देखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन देखो, ये इजी है, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में आपको बहुत बड़ी फिगर मिलती है, जैसे 20, 23, 25 जीरोज होते हैं कभी। तो ये लिखते बैठोगे क्या? 25 जीरोज आप लिखोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो कुछ भी यहाँ की फिगर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर है, उसको ऐसे लिखा जाता है 10 raised to n, and this is the exponential. ओके, सो हमारा है ना गैस कांस्टेंट 6.0 क्या है 22 into 10 raised to 23। अब यहाँ पे इसके ऊपर का 23 जीरो लिखना है क्या? नहीं, ठीक है। सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। और ये माइनस में भी हो सकता है, तो 0.0000 समथिंग है तो कुछ नहीं, सिंपली एक वैल्यू लिखो और उसमें 10 raised to -9 -8 ऐसा कुछ तो लिखो। आया समझ में? सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग साइंटिफिक वैल्यूज। आया, इतने बोले ना उन्होंने यहाँ पे, फास्ट ले रहे हैं हम। अब इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, ये आपको फिजिक्स नहीं सॉरी अलजेब्रा में गए होंगे कि अगर एडिशन है, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10.4 into 10 raised to 9 है, प्लस 9.8 into 10 raised to 9 है। सो क्या करना है? सिर्फ 10.4 प्लस 9.8 आणि इसको into 10 raised to 9 वैसे रहेगा। इसके एडिशन करो, उसको 10 raised to 9 जोड़ दो, आया आंसर। समझा? समझा ना? जब बेसिस सेम होते तब इंडेक्स ऐड होता है ना? यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। हाँ, कॉमन निकालना। हाँ, और फिर अगर ये सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, तब एडिशन होगी। नहीं, इसको एडजस्ट करो 9.8 को। फिर कैसे एडजस्ट करोगे? 98 into पॉइंट शिफ्ट करो ना उसका, ये कम हो गया ना, आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको 0.98 करना पड़ेगा, फिर ये 10 raised to 9 आएगा। समझा? फिर इसको इसके एडिशन कर दो। तो ये पॉइंट शिफ्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कहीं तो बोला है इन लोगों ने, ठीक है। सो ये एडिशन का हुआ। सब्ट्रैक्शन का भी सेम है, बेसिस सेम है तो सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू उसमें ये कर दो। मल्टीप्लिकेशन का एक नेसेसरी है। अब फॉर एग्जांपल 10 raised to 2 है, ओके, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 into 10 raised to 3 से। सो कैसे करोगे? ये 3.2 into 2 और 10 to 2 plus 3 वेरी, ये आता है ना हमको? हाँ, और यहाँ पे अगर डिवीजन है तो इसको माइनस वेरी, तो ये आता है। यही सब कुछ है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट उन्होंने बोला नहीं है, समझ में? अब पॉइंट शिफ्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट शिफ्टिंग आता है सबको? हाँ,
फॉर एग्जाम्पल ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये फिगर है अपने पास। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर यहाँ पे लाना हो 60.22 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 वहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे बढ़ा दिया तो यहाँ पे कम करेगा, माइनस ओके, तो यहाँ पे 22 आएगा। अगर बढ़ाना है 0.6022 करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, तो जितने फैक्टर से बढ़ा रहे हो यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे कम करना, यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे बढ़ाना, इतना ही ध्यान रखो। यहाँ डाउन एरो कर दो, यहाँ पे ऊपर वाला एरो कर दो, ऐसा लिख दो, ठीक है। सो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ओके, ये बढ़ा तो ये कम होगा। इनवर्स रिएक्शन आपको करनी है यहाँ पे पास। ये बेसिस है सारे कैलकुलेशन का, हाँ, क्योंकि आपको बेसिस कॉमन लाने पड़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। सो सिर्फ पॉइंट शिफ्टिंग करो, ये सबको आता है, इसमें कोई डाउट है? पूछो अभी। इस लेसन में ये डाउट्स हमें क्लियर करना है। चलो डूबी। अब देखो यहाँ पे थियरी पार्ट है वो आप पढ़ते बैठो, उसमें सिर्फ आपको मैं बेसिक उसका बता देती हूँ। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन किसे कहते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। वो पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये क्वेश्चन नोट करो आप, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एंड हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर तक इसकी एक नोट लिख के आना, हाँ, डिफरेंस लिख के आना उसका। और अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में यहाँ जो कुछ भी बोला जाएगा वो उसके कॉलम्स में ऐड कर दो। एक्यूरेसी के कॉलम में एक्यूरेसी का ऐड कर दो, प्रिसीजन के कॉलम में प्रिसीजन का ऐड कर दो, ठीक है। सो देखो हर एक एक्सपेरिमेंट का एम क्या होता है? हम एक्सपेरिमेंट इतना मन लगा के क्यों करते हैं? ताकि कंक्लूजन मिल सके। कंक्लूजन मिल सके। कंक्लूजन कैसे मिलेगा? ऑब्जर्वेशन से। और वैल्यूज ऑब्जर्वेशन जो आएंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे मेरे जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है वो अच्छे आने चाहिए। अच्छे मतलब क्या? ट्रू वैल्यू आनी चाहिए। वही तो ये ट्रू वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। सो देयर आर टू टेक्निक्स टू डिटरमाइन ट्रू वैल्यू। इस ट्रू का मीनिंग क्या है कि एक तो आपकी वैल्यू जो होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, नहीं तो वो मीन वैल्यू जो आपने बनाई है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये ऐसा आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, पर ये सिर्फ मेरी इच्छा होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। सो देयर आर, फॉर एग्जांपल, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस। फॉर दोस 10 ऑब्जर्वेशन आई हैव द वैल्यू, फॉर एग्जांपल 8.2। ये मेरी वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कुछ भी कह दो, थ्योरेटिकल वैल्यू है, नहीं तो मीन वैल्यू है, ओके। सो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि नहीं आ सकती 8.8, तो एटलीस्ट मेरी वैल्यू उसके आसपास आनी चाहिए, नियरनेस। हाँ, माय वैल्यू शुड बिलोंग क्लोज टू मीन वैल्यू, ऐसा मुझे लगता है, लगना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये जो नियरनेस है ना, नियरनेस, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक्यूरेसी, ओके। इसे कहेंगे एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कैसा? अगर मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू आया 8, सो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, एक्यूरेट है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन इसकी वैल्यू आई 5.2, ये एक्यूरेट है क्या? एक्यूरेट नहीं। तो आपका एग्जामिनर है ना या आपका लैब इंचार्ज है, वो 5.2 देख के आपको वापस भेजेगा, जाओ फिर से करो, ये गलत है। अगर आपका पायलट रीडिंग जो है वो 8.2 है, फॉर एग्जांपल पायलट रीडिंग 8.2 है, और आपका जब आपने एक्चुअल कैलकुलेशन किया तो आपका आया 14, तो क्या बोलेगा वो? निकलो फिर से करो, ठीक है। सो ये होती है एक्यूरेसी। आया समझ में? सो दिस इज एक्यूरेसी की नियरनेस, क्लोजनेस टू द थ्योरेटिकल और मीन वैल्यू, उसे कहेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये आना चाहिए, रेंज में आना चाहिए। सो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड होती है? ऑलवेज रिमेंबर दैट योर एक्यूरेसी इज डिपेंडेंट अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो एक्यूरेसी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है लीस्ट काउंट पे। सो हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। ब्यूरेट का क्या होता है लिस्ट काउंट?
अब ब्यूरेट के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10 ml की ब्यूरेट है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? 10 ml 10 ml कैसे लिस्ट काउंट होगा? 1 भी तो कैसे होगा? 0.1 हाँ, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.1। ठीक है, सो तो 0.1 जो होता है उसका, तो वो लिस्ट काउंट होता है। और आपका कितना एक्यूरेट है, कितना आपका क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो 8.2 है ना, तो व्हाट डज दैट मीन? ये 8 से इतना वैल्यू हो रहा है। सो अगर मेरे ऑब्जर्वेशन ये ऐसे आते हैं कि कितने देखो कितने ऑब्जर्वेशन आएंगे, 8 एक ऑब्जर्वेशन होगा, ओके, देन 8.2 आएगा एंड 7.8 आएगा। इसके रेंज में अगर मेरे ऑब्जर्वेशंस आते हैं, देन आई कैन से दीज आर एक्यूरेट। सो क्या रेंज मिली मुझे? 7.8 से 8.2 ये रेंज मिली। तो मैं कहूँगी कि मेरे ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट है। इसके आगे पीछे गए तो मैं क्या कहूँगी? एक्यूरेसी नहीं है। समझ में आया एक्यूरेसी का मीनिंग? गुड, यही उन्होंने बोला है। सो देखो वहाँ पे उन्होंने बोला, देखो कि रीडिंग 10.1 ml या 10.3 ml में है, सो वो कैसे इंडिकेट करेंगे? 10.1 to 10.3, सो वो कैसे इंडिकेट करेंगे? 10.2 प्लस और माइनस 0.1। इसके बीच में अगर रीडिंग है तो ये ऐसे डिनोट करेंगे। सो व्हाट डज दैट मीन? कि मेरे ऑब्जर्वेशंस 10.1 से 10.3 तक है, और ये मेरे बड़ा वाला बोला कहाँ लिखा है? हाँ, अगर ऐसा है तो इतना रेंज है उसका। समझ में आया सबको? एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है? मतलब क्लोज टू योर एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू। कितना क्लोज है? जितना क्लोज होगा उतना एक्यूरेट होगा, जितना दूर होगा उतना लेस एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये समझ में आया? गुड। सो एरर्स जो होते हैं वो ये जो ये लास्ट में बोले जाते हैं ना प्लस और माइनस लिख के, ये एरर्स होते हैं। ठीक है, और ये एरर का दो टाइप होता है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर और एक होता है रिलेटिव एरर। ओके, एब्सोल्यूट मतलब सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाला जाता है एब्सोल्यूट एरर। कैसे कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है उससे, एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला है? absolute error minus true value। एब्सोल्यूट वैल्यू का एरर होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो कुछ भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उससे ट्रू वैल्यू माइनस करो। ठीक है, उससे ट्रू वैल्यू माइनस करो। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी ट्रू वैल्यू है यहाँ पे 8.2, ओके, और मेरा ऑब्जर्वेशन आया फॉर एग्जांपल 7.8 आया, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आया? माइनस में आएगा ना। माइनस में आया मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन नीचे गया। ओके, मतलब इस वैल्यू के नीचे ऑब्जर्वेशन गया, और अगर पॉजिटिव में आया तो उससे ऊपर गया। समझ में आ गया ये निगेटिव और प्लस साइन का क्या मीनिंग है? अब ये हो गया एब्सोल्यूट का, पर एब्सोल्यूट से ज्यादा एक्यूरेट है रिलेटिव एरर, क्योंकि वो एक्चुअली प्रोपोर्शन बोलता है। सो रिलेटिव एरर हमेशा परसेंट में निकाला जाता है, इसमें परसेंट में। सो रिलेटिव एरर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखो कि हमेशा आपको एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, यहाँ से जो आपने फाइंड आउट किया है, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है अपॉन एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसे ट्रू एरर की वैल्यू के साथ क्या करो? ट्रू वैल्यू, सॉरी एरर नहीं, ट्रू वैल्यू के साथ उसे क्या करो? डिवाइड करो, इंटू 100 करो, तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर। आया समझ में? एक्यूरेसी का समझ में आया? ये दो फॉर्मूले याद करो, इस पे छोटे मोटे कैलकुलेशन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या होता है? हमने कल डेविएशन देखा था, डेविएट कैसे होता है, आया समझ में? डेविएशन देखा था, तो फिर से ये मीन वैल्यू कंसीडर करो आप। ओके, अब आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस है और इस मीन वैल्यू से वो थोड़े थोड़े डेविएट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिख रहे थे ना, सो थर्ड वैल्यू है, यहाँ पे हमने बोला 8.1,
फोर्थ वैल्यू 7.9, फिफ्थ वैल्यू 6.0, ठीक है, सिक्स्थ वैल्यू है 8.4, ठीक है। ऐसे हमारे पास वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब डेविएशन कैसे फाइंड आउट करोगे इसका? डेविएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? मीन वैल्यू Mean values. मतलब ऑब्जर्व वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने का। हाँ, सब्सट्रैक्ट करोगे तो हर एक से सब्सट्रैक्ट करो। 8.2 है ना, तो 8.0 माइनस 8.2 कितना रिलेशन आएगा? 0.2. 0.2 ओके, हर एक का करो, हर एक का, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी डेविएशन की, तो उतने उतने फैक्टर से आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से डेविएट हो रही है। आया समझ में? सो कितनी डेविएट हो रही है? अगर बहुत ज़्यादा डेविएट हो रही है तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रिसाइज नहीं है। आया समझ में? अगर मेन वैल्यू से आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डेविएट हो रही है तो आपका ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज नहीं है। ओके, और अगर थोड़ी सी 0.1 0.2 से डेविएट हो रही है तो आपका ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज है। आया समझ में? प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन इज ऑल अबाउट द डेविएशन, हाउ मच योर theoretical value is far from your observed value, or how much your observed value is deviating from your true value. This is about precision. तो उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? इसमें रिलेटिव डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे? रिलेटिव डेविएशन। सो यहाँ पे एक कॉलम बनाया जाता है, यहाँ पे एक कॉलम बनाया जाता है। ऑब्जर्वेशन जब लिखते हो ना तो यहाँ पे एक डेविएशन का कॉलम बनाया जाता है और यहाँ पे सारे के सारे डेविएशन की वैल्यूज लिखी जाती है। सो इसकी क्या आएगी? इसका 0.2 डेविएशन है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा है। ओके, सो इतना इसके डेविएशन आएंगे और फिर ये सारे जो डेविएशन है इनका मीन डेविएशन दिया जाएगा, डेविएशंस का मीन। सो फॉर एग्जांपल डेविएशन का मीन आया 0.4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ये जो एब्सोल्यूट डेविएशन होता है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। सो एब्सोल्यूट डेविएशन आपको कैसे पता चलेगा? हर एक का एब्सोल्यूट डेविएशन अलग अलग होगा, हर एक का, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब वहाँ पे लिख लो पेंसिल से चाहे तो। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। ओके, सो ये पता चला। फिर आपको रिलेटिव डेविएशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? ये जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है ना, सो रिलेटिव डेविएशन जो है ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? ये जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन है, उस मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो। मीन क्या है अपना? ये, ठीक है। सो 0.4 अपॉन 8.2 और इसको 100 करो तो आपको रिलेटिव डेविएशन आ जाएगा। सो यू कैन से कि 10 नंबर ऑफ सैंपल्स में आपका रिलेटिव डेविएशन आता है इतना। समझ में आया क्या ये सारा मैथमेटिकल प्रोसेस? इतना क्या आएगा मेरा? रिलेटिव डेविएशन आएगा। as soon as relative term is appearing, consider that it is in percent. 100 से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है। रिलेटिव दिखा या दिखा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो रिलेटिव टर्म जो होती है ना वो 100 से करती है। रिलेटिव का मतलब क्या है? बाय द वे, रिलेटिव कभी ऐसी अकेली नहीं होती। जैसे कपल, ये वर्ड है, एक कपल होता है क्या? एक आदमी कपल हो सकता है क्या? नहीं। कपल कहते हो तो दूसरा है उसके पास, ठीक है। वैसे रिलेटिव का होता है। रिलेटिव मतलब अकेला हो ही नहीं सकता। रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है, ठीक है। कंपैरिजन होता है। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, ये ध्यान में रखो, ठीक है। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। सो आधा पार्ट तो वर्डिंग से पता चलता है कि इसमें कंसेप्ट क्या होगा। आया समझ में? एब्सोल्यूट मतलब क्या? अकेला। एब्सोल्यूट मतलब अकेला, वो अकेला खुश है, एक आदमी, सिंगल। ओके, पर कपल है तो रिलेटिव। आया समझ में? चलो
दूसरा एक एग्जांपल बोलना है तो सिंगल को गिफ्ट देना है तो सिर्फ आप उसका सोचोगे, उसे चॉकलेट केक पसंद है या पाइनएप्पल केक पसंद है, सिर्फ उसका आप करोगे। क्या सोचोगे? सिर्फ उसके बारे में सोचोगे। पर अगर कपल को गिफ्ट देना है तो आप दोनों के बारे में सोचोगे। सो दिस इज द सेम केस। आया समझ में? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है ना आपको, पर फिर मैं बोल देती हूँ, देखो इससे बोलती हूँ, ये जो 8.2 है ना, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो है पॉइंट के आगे जो कुछ भी होता है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो अनसर्टन होता है। क्योंकि अनसर्टन ही होगा ना, ये क्या फिक्स है क्या? नहीं ना, ये ऐसे बढ़ता है कम होता है। सो पॉइंट के आगे जो कुछ भी है वो अनसर्टन है और पॉइंट के पीछे जो कुछ भी है वो सर्टन है। सिग्निफिकेंट। पर फिर भी ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू है, हाँ, इसमें कौन कौन है अनसर्टन? इसमें सर्टन फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो बोलो मुझे पहले। 0 4, ठीक है। 4 मतलब 4 नंबर ना, हाँ, मतलब फिगर एक ही है। ये 0 भी अनसर्टन है यहाँ पे, ये भी, क्योंकि ये शिफ्ट होता है। यहाँ पे सर्टन सिर्फ 4 ही है, मतलब 1 फिगर है सिर्फ सर्टन, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल आता है, पर वो कट कर दिया है लोगों, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि अगर साइंटिफिक नोटेशन से आपने एक वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल दिस 9.8 × 10⁻³ ऐसी वैल्यू अगर आपने लिखी है तो इसमें आप चाहे कितने भी 0 डाल दो, ये सर्टन ही होती है। आया समझ में? बिकॉज ऑल द अनसर्टन फिगर्स यू हैव इंक्लूडेड इन दिस 10.3। सो ये पूरी यहाँ पे 2 सर्टन फिगर्स है, ये इसमें उन्होंने बोला है। आया समझ में? गुड। सो रूल्स बोले हैं उन्होंने, तो रूल्स क्या है उसका मैं समरी बोल देती हूँ आपको। क्या है कि जीरोज होते हैं ना, और इट इज 0 कहाँ पे आता है उस पर ये डिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ पे आया, राइट साइड पे आया तो वो अनसर्टन बन जाता है, लेफ्ट साइड पे है तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ऐसे वो रूल्स IUPAC नॉमेनक्लेचर के कैसे होते हैं रूल्स, वैसे रूल्स है। वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है तो एकदम ईजी, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। पर जो कुछ भी रिड्यूस सिलेबस है वो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वो जाने मत देना। और ये 2 चैप्टर आपके लैबोरेटरी टेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जाने मत देना। हाँ, सारे रूल्स ने लिख दिए यहाँ पे, मैंने थोड़े तो बोल दिए यहाँ पे। अगर 2 सर्टन फिगर्स के बीच में 0 आता है तो वो भी सर्टन बन जाता है, ये भी एक आप ध्यान रखना, ठीक है। हुआ है फिजिक्स में, क्या हुआ है ना, अच्छी बात है फिर, तो इसलिए हमारा काम कम होता है। अब राउंडिंग ऑफ जो है वो भी आपको पता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये वैल्यू देखो 9.8 और उसके आगे मैंने 2 लिख दिया, हाँ, ये ऐसा मैंने लिख दिया, तो क्या होगा इसका? होगा क्या कुछ? नहीं होगा। पर यही अगर मैंने 10.36 ऐसी वैल्यू लिखी तो ये राउंड ऑफ करके कैसे बनती है? 10.4 बनती है। ये पता है ना आपको कि 5 के प्लस अगर फिगर है तो एक ऐड हो जाता है इसमें, अगर 5 के प्लस नहीं है तो एक ऐड नहीं हो जाता। अब यहाँ पे ये जो 10.3 है ना, इसको आप 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर 10.9 है ना तो उसे बोलोगे 11। बस यही रखा राउंडिंग ऑफ, इसके लिए उन्होंने इतना खर्च किया है पहले, ठीक है। सो अगर ये भी है ना 10.36 भी है तो ये 10.4 भी हो गया ना, फिर भी उसे 10 ही कहो क्योंकि 5 के नीचे है वही तो। और 9.82 में 10 हो जाएगा ना, वो 10 हो जाएगा। पर ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि अगर आपको डिजिट में चाहिए तो ऐसा करो, पर एक्चुअली और एक आपको साइंटिफिक नोटेशन बोलती हूँ मैं। अगर आपको ये 10.9 कहना है ना तो ये 10.9 फाइनल, ये स्टेप में आया आंसर करेक्ट है, पर फाइनल आंसर जो होता है ना वो ऐसा नहीं लिखते, ये हमेशा फाइनल आंसर 1 डिजिट के बाद लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, एक मैंने यहाँ पे कम कर दिया तो मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? 10 ही होगा ना, सिर्फ 10 होगा, राइट। सो 10⁻1 कह दो, नहीं तो अगर ऐसी केस है ऐसा हो जाए तो 10⁻1 में लिख सकते, तो इसे आप क्या कर दो और एक 0 बढ़ा दो और एक 0 डाल दो उस पर, फिर 10⁻2 बोल सकते। ऐसा फाइनल आंसर आना चाहिए। एक तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, और अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। क्यों 10⁻2 समथिंग चाहिए?
क्योंकि वो साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें आपको एरर कम दिखने को मिलता है। ओके, ये आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सबके प्रॉब्लम्स जो है ना उसके आंसर लिखते वक्त ये याद है। ओके, याद रहेगा ये? Yes. गुड। सो यहाँ तक हमने ये सारे मैथमेटिकल जो कुछ भी नोटेशंस है वो देखे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इजी है ना, बहुत इजी चैप्टर है और ये स्कोरिंग भी है ना। इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, एकदम स्कोरिंग। ये और नेक्स्ट वाला, ये दो जो चैप्टर्स है वो एकदम स्कोरिंग है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा टफ वाला पार्ट है। टफ मतलब इतना भी टफ नहीं, पर ये इतना जो छोटे बच्चों जैसा था और वैसा नहीं है, थोड़ा सा 11th के बच्चों के जैसा है। ठीक है, सो इसमें एक छोटा सा टाइप आता है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये क्यों है एनालिटिकल केमिस्ट्री में? क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल एक जो कुछ भी आपके पास सब्सटेंस है क्लास में, ठीक है, वो आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफाई कर दिया। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करके ये बताना पड़ेगा ना कि उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है। ओके, और इस तरह से आप उसका क्या बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। तो उसके लिए ये क्या है, सारा का सारा एनालिसिस है। ठीक है, देखो, सो डिफरेंट एलिमेंट से क्या बनते हैं, आपके कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन है, नहीं, ऑक्सीजन भी है। सो मिक्सचर से कंपाउंड बनता है। ठीक है, सो हमें अगर उसके प्रॉपर्टीज समझने हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि उसमें कौन से एलिमेंट्स कितने प्रोपोर्शन में है। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यही हमें करना है। और दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, देखो कि पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन देखो। क्या होता है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितने एटम्स हैं, ओके, कितने एटम्स हैं। सो मेरे पास अगर वाटर है, सो फॉर हाइड्रोजन एम्पिरिकल फॉर्मूला इज 2, और ऑक्सीजन एम्पिरिकल फॉर्मूला इज 1। दिस इज सो सिंपल। कितने एटम्स हैं, ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, सो इसमें परसेंट टोटल भी किया जाता है। मतलब ये H2O मिलके 100 हुआ, H2O मिलके 100 हुआ। इसके जो दो पार्ट्स है वो हाइड्रोजन ये कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो एक पार्ट है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका प्रोपोर्शन भी निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो उसके लिए ये सारे के सारे हमें फैक्टर्स स्टडी करने पड़ते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें यही लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक सम लेना पड़ेगा। देखो वो पेज नंबर 18 पे है। सो उन्होंने क्या बोला है, हाँ यहाँ से मतलब 17 से शुरू होता है। देखो प्रॉब्लम कैसे आता है, परसेंट में बोला है उन्होंने। देखो आपको टेस्ट करते हैं हम, तब आपको परसेंट में मिलता है ना उसका आंसर कि इतना इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना इतना परसेंट ऑक्सीजन है। सो देखो उन्होंने बोला है कि 4.07% हाइड्रोजन है, उसमें 24.27% कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन है बाय मास। मतलब इसका मीनिंग क्या है, क्या है इसका मीनिंग कि आउट ऑफ 100 4.0% इज हाइड्रोजन, आउट ऑफ 100 24.27% इज कार्बन। ऐसा समझ। तो जैसे ये फॉर्मूला आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी समेशन करके देखो 100 आता है कि नहीं, आना ही चाहिए। ठीक है, टुगेदर इट शुड बी 100%। सो देखो फिर एंड देन उन्होंने क्या बोला है, इट्स मोलर मास भी बोला है 98.96 ग्राम। मोलर मास मतलब क्या, इंडिविजुअल मोल का मास। हाँ, इंडिविजुअल मोल का मास। ठीक है,
व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन आर गिवन. ठीक है, ये गिवन होता है, इसकी चिंता मत करो, एटॉमिक मासेस दिए होते हैं. ओके, तो पहले चेक करो. स्टेप 1 इज व्हाट इज स्टेप 1 कि देखो पहले समेशन करके 100% आता है कि. सो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल आपको, ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. सो स्टेप 1 इज whether check whether it is 100% or not. ओके, ये चेक करो. स्टेप 2 क्या है? उस मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करो. ठीक है, क्या करो? ग्राम में कन्वर्ट करो. कैसे करोगे? कैसे करोगे? मास अपॉन मोलर मास. ओके, ये करोगे तो 4.7 देखो उन्होंने क्या बोला है, 4.07 है ना, तो वो परसेंट हाइड्रोजन है, तो उसको क्या करो? ग्राम में कन्वर्ट करो. मतलब उसको परसेंट नहीं, अब ग्राम का यूनिट दो. ठीक है, ताकि आगे का जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए. कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सैंपल इज विथ यू, और उसको ग्राम बोलो फिर. तो फिर स्टेप 3 क्या आती है कि मोल्स कैलकुलेट करो. क्या कैलकुलेट करो? मोल्स कैलकुलेट करो. मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने देखा है ना स्टेप्स ऑफ मैटर में. मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास अपॉन मोलर मास. यस, मास अपॉन मोलर मास. सो मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे मास हमने क्या लिया? वो जो परसेंटेज बोला है ना, तो वो परसेंट अपॉन जो कुछ भी मोलर मास दिया है हर एक आइटम का, वो 1. हर एक के लिए कैलकुलेट करो. फिर आ गया, मोलर मास आ गया. देन स्टेप 4 जो है वो इसको रेशो. हर एक सिंपलेस्ट रेशो में आओ. तो कैसे करोगे? जो कुछ भी वैल्यू है ना आपके पास, जो कुछ भी वैल्यू है, तो उस वैल्यू में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, सो वैल्यू अपॉन लीस्ट वैल्यू, जो कुछ भी वैल्यू है उसे लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करो. ये क्यों किया? हमें प्रोपोर्शन चाहिए ना, रेशो चाहिए. मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वैल्यू योर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन विच अमाउंट, ऐसा हमें स्टडी करना है ना. तो लिस्ट लोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर लिस्ट है तो कैलकुलेशन अच्छा आएगा. आपने हाईएस्ट वैल्यू ली है तो आपकी दिमाग की कटकट बढ़ेगी. ठीक है, इसलिए लिस्ट वैल्यू आया समझ में. सो लिस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो फिर आपको रेशो आ गया, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन का रेशो आ गया. ठीक है, और एंड उसके बाद राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, अब क्या करो, उसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है, कितने कार्बन है, वो लिखो. ओके, अब यहाँ से ये आप जब ये प्रोपोर्शन लिखते हो ना, तो आपको ऐसे समझ में आता है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है. इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है. ओके, तो सिंपली लिखो. उन्होंने दिया है, देखो CH2Cl. ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका. ये क्या है? सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला है. ठीक है, अब लास्ट स्टेप है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना. अब उसके लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ता है. क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. वो कैसे करते हैं? सबकी एडिशन करो. ठीक है, एड द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब एटॉमिक मासेस गिवन है. ओके, सो कार्बन का एटॉमिक मास 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास. क्यों? क्योंकि 2 है. और क्लोरीन का ये एडिशन करके आपको फॉर्मूला मास आ जाएगा. एंड देन लास्ट स्टेप मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. आपको क्या मिलेगा? एक कोएफिशिएंट मिलेगा. क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट मिलेगा. एंड इट इज 2. एंड इस सब को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो. सो क्या आएगा? Cu2H4Cl2. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, ये 2 फिगर लाना इंपॉर्टेंट है. ओके, ये 2 फिगर लाना इंपॉर्टेंट है. स्टेप समझ में आए? बाद में इसके प्रॉब्लम्स लेंगे ये लेसन खत्म होने के बाद. फिर ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट और ये एग्जाम में आता है. मेरे भी एग्जाम में 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन था ऐसा, जब मैं 12th में थी तब मुझे याद है अभी. तो ये आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ तक समझा है? क्या करना लेना है अभी? नहीं टीचर. नहीं,
यहाँ से ले सकते हो, वैसे मेरा प्लान था, पर इम्पोर्टेंट बातें तो समझ में आई ना एग्जाम वाले लोग। मैं एग्जाम के लिए कैसे करेंगे वो बोलती हूँ सिर्फ आपको, ठीक है, जिनके एग्जाम है उनके लिए ये लेंगे हम बाद में, ओके। पर उसके साथ एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें वो बता देती हूँ। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है ना, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक रिएक्शन गिवन होती है, ओके, उसके आपको एटॉमिक मासेस दिए होते हैं और फिर आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे कितने मोल्स का आपका जो रिएक्टेंट है उससे कितने मोल्स का प्रोडक्ट बनेगा। दिस रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन दिस। एंड बाद में सिर्फ डेफिनेशन एंड फॉर्मूले है कि मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन मोलैरिटी, हाँ, ये सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आया समझ में? मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बोला है मैंने? फॉर्मूला तो आप लर्न करोगे, पर मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर्स, इसका मीनिंग बोलती हूँ। देखो, मोलैरिटी इज द वी कैन से इट इज द यूनिट टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये सारे के सारे मेथड्स है टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट और सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक कंटेनर है और वहाँ पे आपके पास क्या है, एक सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूट डिसॉल्व है, सोल्यूट डिसॉल्व है। तो इसमें जितने भी मोल्स है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है पर वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। एक ml में कितने मोल्स होंगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 ml सॉल्वेंट है, क्या है मेरे पास 100 ml सॉल्वेंट है, उसमें 50 मोल्स है, ओके, या सिंपल कर देते हैं 100 ही मोल्स है उसमें। सो आई कैन इजीली कैलकुलेट फॉर 1 ml ऑफ सोल्यूट आई हैव 1 मोल। सो दिस इज मोलैरिटी। आया समझ में? एंड मोलैरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो यहाँ पे वॉल्यूम बोला है, तो यहाँ पे मोलैरिटी के लिए आपको मास लेना पड़ेगा इन केजी। सो यहाँ पे ml जो है ये केजी में कन्वर्ट कर दो कि 100 केजी के लिए मेरे पास इतने मोल्स है, तो 1 किलो के लिए कितनी होंगी। दिस इज मोलैरिटी। ऑलवेज रिमेंबर दैट मोलैरिटी इज पर वॉल्यूम एंड मोलैरिटी इज पर केजी और किलोज और मास, ओके, ये ध्यान में रखो, एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा, ओके। और ग्राफ का एनालिसिस भी एक थोड़ा सा बोल देती हूँ, वो भी मतलब एग्जाम का आपका पार्ट हो जाएगा, ये हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। देखो, आपने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ओके, इसमें कुछ तो है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ है वहाँ पे या ऊपर कुछ तो, और आपके जो रीडिंग्स है ना ये ऐसे कुछ आए, देखो पॉइंट्स, ओके, ये क्या है आपका, ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या ट्राई होना चाहिए, देखो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा इधर लेंगे, देखो ये ऐसा कर सकते हो, पर इससे कुछ पता चलता है क्या? कुछ पता नहीं चलता। इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि मेरा पॉइंट इस कोऑर्डिनेट पे, इतना ही पता चलता है। पर मेरी जो कुछ भी मैंने मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से ये वैल्यूज कितनी डेविएट हो रही है ये पता चलता है इससे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसके लिए ये रहने दो अभी, हाँ, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, पर ये एक्चुअल वैसे के वैसे नहीं आएगा, इसलिए मैं इधर ही ड्रॉ करती हूँ। मुझे क्या करना पड़ता है कि ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसी एक लाइन कि जो इन सब पॉइंट्स के पास से जाए। सो स्केल लो, एक ये काम हाथ से नहीं किया जाता, स्केल से किया जाता है एंड पॉइंटेड पेंसिल से किया जाता है। सो फिर एक स्केल लो और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो
कि जो इन सारे लाइंस के पास से जाए, सारे लाइंस के पास से जाए, और फिर आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ का पॉइंट है ना, यहाँ का, इसका डेविएशन कम है और ये जो पॉइंट है इसका डेविएशन इतना ज्यादा है, सो मीन वैल्यू से इतना डेविएट हो रहा है. सो बाय यूजिंग ग्राफ यू कैन कैलकुलेट मीन. Okay, by using graph you can calculate mean and you will have actual pictorial presentation in front of you कि इतना difference है. हाँ, अब ये भी important है कि कितना उसमें ये आता है, मतलब आपने स्केल क्या ली है ग्राफ की, वो भी important है. स्केल आती है सबको, ग्राफ की स्केल सबको आती है ना, आना ही चाहिए ना वो, क्योंकि ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ता है और उसके लिए एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, स्केल क्या डिटरमाइन किया है, ये इम्पोर्टेंट होता है. आया समझ में? अगर किसी को स्केल नहीं आती तो मुझे बोलो, ग्राफ पेपर ले आओ, मैं आपको बोलूँगी कि कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ. फिजिक्स में तो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है. सो इस तरह से इस लाइन को लेके आप उसमें ये कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी वैल्यूज कितने क्या हो रही है, डेविएट हो रही है. सो हमने थोड़ा थोड़ा लिया है, आपके एग्जाम का तो काम हो गया ऐसा लगता है मुझे, नाही से तर एक्झामचं काम झालं आहे असं मला वाटतंय, ठीक आहे. बट तरीसुद्धा आपण हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये परत कुठून केमिकल रिएक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर में ही अपना थर्ड लेसन भी स्टार्ट कर देंगे, वो खत्म होना चाहिए. ओके, चलो पीछे जाके पॉज करो.